Hello everyone, this is part 2 of data mining and data warehousing subject. I am PN Arya presenting this video. In this video we will cover these contents: what kinds of data, what kinds of patterns can be mined, and data mining techniques. So first we will discuss what kind of data can be mined. मतलब जो किस तरह के डेटा बेसिस को या डेटा को डेटा माइनिंग टेक्निक्स के थ्रू हम माइनिंग करते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो डेटा है वो है डेटाबेस डेटा, या जिसे हम रिलेशनल डेटाबेस से भी के नाम से भी जानते हैं। तो डेटाबेस सिस्टम also called a database management system consists of a collection of interrelated data known as database and a set of software programs to manage and access the data। तो जो रिलेशनल डेटा है उसको हम डीबीएमएस के नाम से भी जानते हैं, और उस डीबीएमएस सिस्टम को एक सब पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के थ्रू हैंडल किया जाता है। फॉर एग्जांपल, सपोज किसी कॉलेज का डेटा है तो उसमें कोई एम्प्लॉय का डेटा हो सकता है, स्टूडेंट का डेटा हो सकता है, या कोर्स से रिलेटेड भी डेटा हो सकता है स्टूडेंट का। तो उस पर्टिकुलर डेटा को यदि रिट्रीव करना है या कुछ एनालिसिस करना है, तो वो एक पर्टिकुलर जो सॉफ्टवेयर होता है उस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो डीबीएमएस का जो डेटा है उसको मैनेज किया जाता है। इसके बाद जो रिलेशनल डेटाबेस है उसमें कुछ टेबल्स होती हैं। जो डीबीएमएस में बहुत सारी टेबल्स होती हैं, तो कुछ टेबल्स होती हैं, हर एक टेबल का एक यूनिक नाम होता है। जैसे कोई स्टूडेंट नेम की टेबल है, कोई एम्प्लॉय नाम की टेबल है, कोई कोर्स नाम की टेबल है। तो इस तरह से अलग अलग टेबल को हम अलग अलग यूनिकली नेम से आइडेंटिफाई करते हैं, और ये सारी टेबल्स आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं, मींस कनेक्ट होती हैं। इसलिए इसे हम रिलेशनल डेटाबेस के नाम से भी जानते हैं। और हर एक टेबल में जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उन्हें हम कॉलम्स या फील्ड के नाम से भी जानते हैं या कह सकते हैं। और हर एक टेबल में जो रोज होती हैं या रिकॉर्ड्स होते हैं उनको हम टपल्स भी कहते हैं। सपोज एक टेबल में एक रिकॉर्ड है तो उसे हम टपल कहेंगे, 10 रिकॉर्ड हैं तो उसे हम 10 टपल कहेंगे, या 10 रो भी हम कह सकते हैं। Each tuple in a relational table represent an object identified by a unique name। तो कोई किसी टेबल में सपोज एक कोई रिकॉर्ड है तो उसे हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी यूनिक आईडी से। तो हर एक टेबल में एक प्राइमरी की होती है जिसे हम एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को उस आईडी के थ्रू हम उस रिकॉर्ड को हम रिट्रीव कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो टेबल है ये डिस्क्राइब मीन्स कस्टमर नाम की टेबल। यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो हमारा जो डेटा है, मीन्स जो जब हम किसी डेटा को कंप्यूटर में स्टोर कराना चाहते हैं तो वहाँ उस डेटा को हम स्कीमा के फॉर्म में यूज़ करते हैं। क्योंकि स्कीमा क्या होती है, स्कीमा जो हमारा डेटा है उसको लॉजिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। जैसे कोई ईआर डायग्राम, ईआर डायग्राम में कुछ एंटिटीज होती हैं और कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो दो एंटिटीज मीन्स कोई एक एंटिटी है सपोज कस्टमर नेम की, और कोई एंटिटी है उस प्रोडक्ट नेम की। तो दो एंटिटी के बीच रिलेशनशिप को शो करना वो ईआर डायग्राम के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे स्कीमा जो है, स्कीमा एक तरह से लॉजिकल डेटा को लॉजिकल फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करना, दैट इज द स्कीमा। तो यहाँ पे कस्टमर नेम की टेबल में सपोज एक यहाँ पे रिकॉर्ड हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है, और मल्टीपल रिकॉर्ड भी यहाँ हो सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर एक रिकॉर्ड को हम टपल कहते हैं, या रो भी कहते हैं, या रिकॉर्ड भी कहते हैं। और ये जो हमारे कस्टमर आईडी, नेम एंड एड्रेस, एज, ये दीज आर द एट्रीब्यूट्स, और वी कैन से द कॉलम्स। ओके। एक फिर आइटम नेम्स की टेबल है जिसमें हम आइटम आईडी जो इट इज़ अ पर्टिकुलर यूनिक आईडी,
तो इस पर्टिकुलर यूनिक आईडी से हम इस रिकॉर्ड को फैच कर सकते हैं। तो हर एक टेबल में एक आईडी रहती है जिसे हम यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं उस टेबल से। सेम यहाँ पे एम्प्लॉय नाम की टेबल है जो एम्प्लॉय आईडी से हर एक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मल्टीपल रिकॉर्ड हो सकते हैं। तो इस तरह से हम टेबल को शो करते हैं। ब्रांच टेबल है, ब्रांच आईडी एंड नेम, ब्रांच नेम, एड्रेस एंड आइटम सोल्ड। यहाँ पे कोई आइटम की आईडी भी यहाँ डिस्प्ले, सपोज कोई ट्रांजेक्शन यहाँ पे परफॉर्म होता है तो उस ट्रांजेक्शन की यहाँ आईडी यहाँ पे डिस्प्ले की जा रही है, और यहाँ पे कोई आइटम हो सकता है और उसकी क्वांटिटी हो सकती है। तो ये जो सभी टेबल्स आपस में कनेक्ट रहती हैं, इसलिए इसे हम रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। सेकंड डेटाबेस है डेटा वेयरहाउस। A data warehouse is a repository of information collected from multiple sources stored under a unified schema and usually residing at a single site. तो जो डेटा वेयरहाउस में जो डेटा है वो अलग अलग रिसोर्सेज से डेटा स्टोर किया जाता है। अलग अलग रिसोर्सेज मतलब कोई चाइना में कोई सर्वर है, या कहीं कनाडा में, या कहीं और। तो अलग अलग कंट्री से जो डेटा को हम उसको मल्टीपल सोर्सेज से हम डेटा लेते हैं। तो वो वह डेटा एक हेट्रोजेनियस डेटा होता है। हेट्रोजेनियस मीन्स डेटा अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल रहना। मीन्स कोई टेबल फॉर्म में हो सकता है, कोई पीडीएफ फॉर्म में, कोई फ्लैट फाइल में हो सकता है, कोई मल्टी डायमेंशन फॉर्म में हो सकता है। तो इस तरह से डेटा अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल रहता है, इसलिए वो हेट्रोजीनियस जो सोर्सेज होते हैं। और फिर उस हेट्रोजीनियस डेटा को हम एक डेटा वेयरहाउस में स्टोर करते हैं स्कीमा के फॉर्म में। तो वो हमारा एक सिंगल साइट कहलाता है। फिर वो हमारा होमोजीनियस डेटा बन जाता है। स्कीमा स्कीमा मीन्स द लॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटा। मीन्स सपोज कोई डेटा है, उस टेबल को हमें कंप्यूटर में, या उस डेटा को हमें कंप्यूटर में स्टोर करना है, तो उसको हमें एक टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। उसके उसके बाद ही हम उस डेटा को कंप्यूटर में स्टोर करा सकते हैं एज अ डिजिटली। तो इस तरह से हम उस डेटा को डेटा वेयरहाउस में स्टोर करते हैं। Data warehouse are constructed by a process of data cleaning, data integration and data transformation, data loading and periodic data refreshing। तो जब हम अलग अलग हेट्रोजीनियस सोर्सेस से डेटा रिट्रीव करते हैं, तो उस डेटा को जो क्लीनिंग और इंटीग्रेशन, ये सारी प्रोसेस फॉलो करना कंपलसरी होता है, क्योंकि डेटा में बहुत सारा नॉइस हो सकता है, इनकंसिस्टेंट डेटा हो सकता है, इररिलेवेंट फीचर्स हो सकते हैं। तो इस तरह से उस डेटा को क्लीन करना कंपलसरी होता है। उसके बाद उस डेटा को इंटीग्रेट करते हैं। मीन्स डेटा अलग अलग फॉर्म में रहता है, तो उस डेटा को अलग अलग फॉर्म में जो डेटा होता है उसको आपस में कलेक्ट इंटीग्रेट करना होता है, मीन्स मर्ज करना रहता है। देन उस डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं, मीन्स एक पर्टिकुलर फॉर्म में उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। उसके बाद हम डेटा को हम लोड करते हैं डेटा वेयरहाउस में। और जो हमारा डेटा वेयरहाउस में जो डेटा रहता है वो टाइम टू टाइम रिफ्रेश होता है। To facilitate decision making and data in data warehouse are organized around major subject like customer item। तो यहाँ पे जो डेटा वेयरहाउस में जो डेटा अलग अलग सब्जेक्ट के फॉर्म में हो सकता है, लाइक कस्टमर का डेटा हो सकता है, आइटम्स का, सप्लायर का एंड कोई एक्टिविटीज़। और यहाँ पे जो डेटा है, जो डेटा वेयरहाउस में जो डेटा स्टोर होता है वो हिस्टोरिकल डेटा कह सकते हैं डेटा वेयरहाउस में। और हिस्टोरिकल डेटा मत मीन्स कोई 6 ईयर डेटा हो सकता है, 6 मंथ डेटा ओल्ड हो सकता है, कोई 12 मंथ हो सकता है, 5 ईयर डेटा ओल्ड हो सकता है डेटा वेयरहाउस में। और वो टाइम टू टाइम रिफ्रेश होता है। और एक चीज़ और मैं यहाँ बता दूँ कि डेटा वेयरहाउस में जो डेटा स्टोर रहता है वो मल्टी डायमेंशनल फॉर्म में स्टोर रहता है, और उसे हम समराइज डेटा भी कह सकते हैं। तो इस तरह से डेटा वेयरहाउस में जो डेटा स्टोर होता है वो
समराइज फॉर्म में डेटा स्टोर रहता है। तो यहाँ पे वही यहाँ पे जो मल्टी डायमेंशन डेटा स्ट्रक्चर में डेटा स्टोर रहता है, जिसे हम डेटा क्यूब भी कहते हैं। सेम पॉइंट यहाँ पे स्कीमा की बात करते हैं। स्कीमा वही जो मल्टी डायमेंशन में जो डेटा क्यूब होती हैं, उन डेटा क्यूब में अलग अलग वैल्यूज़ स्टोर मीन्स रहती हैं, स्टोर रहती हैं। उन वैल्यूज़ को हम एक्सेस कर सकते हैं क्वेरी के थ्रू। एंड लास्ट इज अ डेटा क्यूब प्रोवाइड अ मल्टी डायमेंशन व्यू ऑफ डेटा। तो सेम स्टेप रिपीट हेयर। जो डेटा वेयर हाउस में जो डेटा होता है वो मल्टी डायमेंशनल फॉर्म में या व्यू में रहता है, जो कि एक समराइज फॉर्म में डेटा अवेलेबल रहता है। तो यहाँ पे हम पूरी जो डेटा वेयर हाउस की जो किस तरह से हम समझ सकते हैं पूरी थ्योरी को, तो इस डायग्राम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं जो हमने अभी थ्योरी में डिस्कशन किया है। तो इस डायग्राम से आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम जो अलग अलग जो डेटा रिसोर्सेज हैं, सपोज डेटा रिसोर्स इन यूएसए, कनाडा, जापान, चाइना, इंडिया, तो अलग अलग रिसोर्सेज से डेटा को हम कलेक्ट करते हैं। और उस डेटा को कलेक्ट करने से पहले हम जो कंपलसरी जो स्टेप्स हैं उनको हम फॉलो करते हैं, क्योंकि ये जो डेटा है अलग अलग रिसोर्सेज का डेटा है, ये डेटा हेट्रोजेनियस डेटा है और अलग अलग डेटा अलग अलग फॉर्मेट में अवेलेबल रहता है। तो जब हम डेटा को कलेक्ट करेंगे तो इस डेटा को मीन्स कोई डेटा टेबल फॉर्म में हो सकता है, कोई वर्ड फाइल में हो सकता है, कोई पीडीएफ फाइल में हो सकता है, कोई मल्टी डायमेंशन फॉर्म में हो सकता है। तो अलग अलग फॉर्म में डेटा यहाँ पे हो सकता है। तो इस डेटा को जब हम कंबाइन मीन्स कलेक्ट करते हैं अलग अलग रिसोर्सेज से, तो हमारा मल्टी हेट्रोजीनियस डेटा कहलाता है। हेट्रोजीनियस डेटा, इस डेटा को हम कलेक्ट करने से पहले क्लीनिंग, इंटीग्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो हमारे कंपलसरी स्टेप्स हैं इनको हम फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो नॉइसी डेटा हो सकता है, उसमें कुछ इरिलीवेंट फीचर्स, इरिलीवेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है जो हमारे काम की नहीं है, या कुछ रिपीटेबल फील्ड हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम उस डेटा को क्लीन करते हैं, उसके बाद फिर उस डेटा को इंटीग्रेट करते हैं। मीन्स जो अलग अलग जो फाइल्स होती हैं उनको हम आपस में मर्ज करते हैं, क्योंकि डेटा वेयर हाउस में जो डेटा स्टोर कराते हैं वो एक मल्टी डायमेंशनल फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं, या डेटा क्यूब क्यूब के फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो उसके बाद उसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। मीन्स ट्रांसफॉर्म मीन्स किसी एक फॉर्म में, मीन्स सपोज मल्टी डायमेंशन फॉर्म में या क्यूब फॉर्म में। देन उसको लोड मीन्स लोड करना, मीन्स डेटा को लोड करना डेटा वेयर हाउस में। देन रिफ्रेश मीन्स जब डेटा वेयर हाउस में डेटा स्टोर हो जाता है उसके बाद वो डेटा रिफ्रेश होता है। तो डेटा वेयर हाउस में टाइम टू टाइम डेटा रिफ्रेश होता है जब कोई डेटा स्टोर होता है, कोई अपडेशन होता है। उसके बाद उस डेटा वेयर हाउस पर हम कोई क्वेरी या कोई एनालिटिकल टूल के थ्रू हम उससे डेटा वेयर हाउस पर हम कोई क्वेरी या उस डेटा वेयर हाउस के डेटा को हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग क्लाइंट्स के थ्रू उस डेटा वेयर हाउस को यूज़ किया जा सकता है। एन नंबर ऑफ क्लाइंट हो सकते हैं। तो इस तरह से आप डेटा वेयर हाउस का जो किस तरह से डेटा स्टोर होता है इस डायग्राम के थ्रू आई थिंक आप समझ गए होंगे। इसके बाद जो डेटा वेयर हाउस में डेटा होता है वो मल्टी डायमेंशन फॉर्म में होता है। तो इस डायग्राम के थ्रू आप और अच्छे से क्लियर समझ जाएंगे कि ये जो डेटा क्यूब है ये मल्टी डायमेंशनल मीन्स वन एक डायमेंशन मीन्स 3D या 4D, मीन्स 4D में डेटा जो हो सकता है, क्योंकि जो डीबीएम्स में डेटा रहता था वो टेबल फॉर्म में रहता था, मतलब 2D फॉर्म में मीन्स रो और कॉलम में। लेकिन यहाँ पे डेटाबेस जो डेटा वेयर हाउस में जो डेटा है वो मल्टी डायमेंशन फॉर्म में रहता है, मीन्स क्यूब फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पे जो डेटा माइनिंग की जो क्वेरीज हैं वो यहाँ पे अप्लाई यूज़ की जा रही हैं। जैसे डीबीएमएस में हम एसक्यूएल जो क्वेरी हम यूज़ करते थे टेबल का डेटा रिट्रीव करने के लिए, या तो सेम हम यहाँ पे
डेटा माइनिंग की क्वेरी हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो सबसे पहली क्वेरी यहाँ पे फॉलो की जा रही है ड्रिल डाउन, फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे ड्रिल डाउन ऑन टाइम डेटा फॉर Q1। तो यहाँ से Q1 का जो डेटा है वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। Q1 मीन्स क्वार्टरली, तो यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ क्वार्टरली में डिवाइड किया गया है, जनवरी फरवरी मार्च। तो यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च यहाँ पे टाइम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेरी के थ्रू डेटा को यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे एक अनदर क्वेरी और यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है रोल अप। रोल अप मीन्स जो डिटेल्ड डेटा होता है उसको हम समराइज फॉर्म में डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ पे शिकागो जो न्यूयॉर्क है वो यूएसए कंट्री में उसके अंदर में आता है, और टोरंटो और वैंकूवर जो है वो कनाडा कंट्री के अंडर में आता है। ये सिटीज़ हैं। तो इस तरह से डेटा को हम रोल अप कर सकते हैं। तो इस अलग अलग क्वेरी के थ्रू हम डेटा वेयर हाउस में डेटा क्वेरी यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट डेटा है वो है ट्रांजैक्शनल डेटा। ट्रांजैक्शनल डेटा जैसे कोई आजकल ऑनलाइन डेटा, ऑनलाइन जो शॉपिंग जो कस्टमर के थ्रू की जाती है, फ्लिपकार्ट, अमेजन वेबसाइट, तो सेम डेटा यहाँ पे हम डेटा माइनिंग के थ्रू उस डेटा को माइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो कोई फ्लाइट की टिकट हम बुकिंग करते हैं, या कोई ट्रेन की टिकट बुकिंग करते हैं, या कोई पर्टिकुलर यूज़र किसी वेबसाइट पे क्लिक करता है, तो उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो रिकॉर्ड है उस वेबसाइट पे रिकॉर्ड हो जाता है। मीन्स क्योंकि जो हम कंप्यूटर से जो हम गूगल पे कोई क्वेरी हम सर्च करते हैं तो हमारा आईपी एड्रेस उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे रिकॉर्ड होता है। तो इस तरह से वो जो हमारी हर एक एक्टिविटी ऑनलाइन मीन्स जो हम इंटरनेट यूज़ करते हैं उस इंटरनेट पे रिकॉर्ड होती है। अब यहाँ पे जो हर एक ट्रांजैक्शन जो होता है उस हर एक ट्रांजैक्शन की कोई एक ट्रांजैक्शन आईडी होती है, या जिसे यूनिक आईडी हम कह सकते हैं। तो उस यूनिक आईडी से हम कोई जो उस रिकॉर्ड को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज जैसे कोई फ़्लाइट टिकट का जो डेटा है या रिकॉर्ड है, तो उस फ्लाइट टिकट जो मैंने बुक की है उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन कोई आईडी होगी, उस ट्रांजैक्शन आईडी से हम उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ट्रांजैक्शनल डेटा को हम डेटा माइनिंग कर सकते हैं डेटा माइनिंग के थ्रू। जैसे इस टेबल के थ्रू आप क्लियरली समझ पाएंगे कि सपोज कोई सेल्स की टेबल है जहाँ पे अलग अलग ट्रांजैक्शन आईडी शो शो हुई हैं, और यहाँ पे एन नंबर ऑफ आईडी हो सकती हैं। तो यहाँ पे सपोज एक कोई ट्रांजैक्शन में हम देखते हैं, एक रिकॉर्ड है सपोज मोबाइल ईयरफोन। तो यहाँ पे इस तरह से एक ट्रांजैक्शन है, और इस ट्रांजैक्शन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में परचेस किए गए। तो इस तरह से हम जो ट्रांजैक्शन आईडी के थ्रू हम डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है कुछ अदर अलग अलग प्रकार के जो डेटा होते हैं उन पर भी हम डेटा माइनिंग टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। जैसे टाइम रिलेटेड या टाइम सीक्वेंस डेटा, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हो सकता है, कोई स्टॉक एक्सचेंज डेटा हो सकता है, बायोलॉजिकल सीक्वेंसिंग डेटा भी हो सकता है। डेटा स्ट्रीमिंग डेटा जैसे वीडियो सर्वेलेंस और सेंसर डेटा हो सकता है, जो कि सीसीटीवी कैमरे में यूज़ होता है, जहाँ पे कंटिन्यूसली डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। स्पाइशल डेटा होता है जो कि किसी मैप से रिलेटेड हो सकता है। इंजीनियरिंग डिज़ाइन का डेटा है जो कि किसी बिल्डिंग की डिज़ाइन हो सकती है, किसी सिस्टम की डिज़ाइन, या कोई आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट की डिज़ाइन हो सकती है। हाइपर टेक्स्ट एंड मल्टीमीडिया डेटा कुछ टेक्स्ट या इमेज या वीडियो ऑडियो से रिलेटेड हो सकती है। और ग्राफ नेटवर्क डेटा सोशल इंफॉर्मेशन नेटवर्क से रिलेटेड हो सकती है। एंड लास्ट जो है वेब ये जो वेबसाइट से रिलेटेड है, जो कि बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करता है। तो इस तरह के डेटा को हम डेटा माइनिंग टेक्निक्स के थ्रू हम एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि ये किसी मार्केटिंग या किसी मार्केटिंग एनालिस्ट के लिए बेनिफिशियल हो सकती है किसी भी फील्ड में, किसी कंपनी में। व्हाट काइंड ऑफ पैटर्न कैन बी माइंड। अब यहाँ पे हमने
पहले किस तरह के डेटा हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हमने डिस्कस किया। अब हम किस तरह के पैटर्न माइनिंग कर सकते हैं डेटा माइनिंग टेक्निक के थ्रू। तो सबसे पहले है क्लास, कॉन्सेप्ट, डिस्क्रिप्शन, कैरेक्टराइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डेटा रिकॉर्ड कैन बी एसोसिएटेड विथ क्लास और कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल, कस्टमर शॉपिंग डेटा स्टोर class of item for sale including mobile and earphone, and concept of customers include big spender and budget। इसका मतलब है कि जो कस्टमर कोई आइटम ऑनलाइन परचेस करता है, तो एक कोई मोबाइल वो परचेस करता है या ईयरफोन, तो वो हमारी एक पर्टिकुलर क्लास कहलाएगी। और दैट जो कस्टमर मोबाइल या ईयरफोन परचेस करता है, तो उसको हम कॉन्सेप्ट के फॉर्म में मीन्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं या डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वह कस्टमर एक बिग स्पेंडर हो सकता है या बजट स्पेंडर हो सकता है। तो इस तरह से हम उस कॉन्सेप्ट टर्म को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि क्लास को किसी मोबाइल या ईयरफोन किसी प्रोडक्ट से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं या बता सकते हैं, और कॉन्सेप्ट को कोई किसी पर्टिकुलर किस तरह की वो एक्टिविटी करता है, मीन्स बिग स्पेंडर है या बजट स्पेंडर। और यहाँ पे दो अलग अलग टर्म्स हैं, जैसे डेटा कैरेक्टराइजेशन और डेटा डिस्क्रिमिनेशन। तो डेटा कैरेक्टराइजेशन में हम जो हमारा कोई प्रोडक्ट है, किसी क्लास का प्रोडक्ट है, जैसे हम टारगेट प्रोडक्ट या टारगेट क्लास भी कह सकते हैं। सपोज मोबाइल एक कोई टारगेट क्लास है, तो उनके हम फीचर्स को अलग अलग कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि मोबाइल अलग फीचर्स है, सपोज लैपटॉप है तो वो अलग फीचर में बिलोंग करेगा। तो इस तरह से वो डेटा कैरेक्टराइजेशन कर सकते हैं, जैसे हम टारगेट क्लास भी कहते हैं। और डेटा डिस्क्रिमिनेशन मीन्स जो टारगेट क्लास है, तो अलग अलग टारगेट क्लास में हम डेटा डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं फीचर्स के थ्रू। सपोज मैंने कोई लैपटॉप लिया, तो लैपटॉप में जो उसके फीचर्स हैं सेम प्रोडक्ट के, तो सेम फीचर्स के हम एक एनालिसिस कर सकते हैं कि इस कंपनी के लैपटॉप और एक दूसरी कंपनी का एक लैपटॉप मैं ले सकता हूँ, तो अलग अलग कंपनी के लैपटॉप को हम आपस में एनालिसिस कर सकते हैं कि इस एक हफ्ते में या एक 1 मंथ में ये दो कंपनी के लैपटॉप की कितनी सेल हुई। इस तरह से हम डेटा को आपस में, जो हमारा जो मल्टीपल क्लास है, उस तरह से हम डेटा को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। सेकंड डेटा जो है वो है माइनिंग फ्रीक्वेंट पैटर्न या एसोसिएशन एंड कोरिलेशन। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि माइनिंग फ्रीक्वेंट। तो फ्रीक्वेंट पैटर्न मीन्स पैटर्न और आइटम सेट्स दैट अकर फ्रीक्वेंटली इन डेटा, फॉर एग्जांपल मिल्क एंड ब्रेड। तो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन की बात की जा रही है कि किस तरह से जो यूज़र डेटा आपस में परचेस करता है। तो सपोज कोई यूज़र जैसे मिल्क या ब्रेड साथ में परचेस करता है, कोई कॉम्बिनेशन है ना, जो कि ये ग्रोसरी स्टोर के अंडर में आता है। तो इस तरह से हम जो पैटर्न्स यहाँ पे हम मैच करते हैं अलग अलग प्रोडक्ट के या अलग अलग किसी फॉर्म के। और एसोसिएशन जो एनालिसिस है, उसमें हम उस कौन कौन से प्रोडक्ट आपस में परचेस किए जा रहे हैं, उनको हम किस तरह से वो प्रोडक्ट आपस में एसोसिएट मीन्स किस तरह से वो आपस में रिलेट है एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से। तो यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं कि a marketing manager related to electronic database and want to know which items are frequently purchased together. For example, such a rule mine from electronic transaction database। तो यहाँ पे एक जो ट्रांजेक्शन है, एक इस रिकॉर्ड्स को हम समझ सकते हैं कि बाइज एक्स सॉफ्टवेयर सपोर्ट 1% कॉन्फिडेंस 50%। तो बाय कोई एक कस्टमर हो सकता है जिसने कोई कंप्यूटर परचेस किया, तो वह परचेस सॉफ्टवेयर वह कस्टमर कंप्यूटर के साथ सॉफ्टवेयर भी परचेस कर सकता है। तो यहाँ पे हम इंडिकेट करते हैं कि सपोर्ट 1% जो सपोर्ट है 1% और कॉन्फिडेंस 50। तो कॉन्फिडेंस 50% की हम यहाँ पे बात करते हैं
कि कंप्यूटर जो कस्टमर परचेस करता है तो वो 50% चांस है कि सॉफ्टवेयर भी परचेस करेगा, ठीक है। और जो 1% मीन्स 1% सपोर्ट मीन सपोज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो 100 टाइम परचेस किए गए, 100 ट्रांजेक्शन, तो उसमें 1% रिकॉर्ड कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो इस तरह से हम कुछ रूल्स के थ्रू हम उन प्रोडक्ट्स की एसोसिएशन एनालिसिस कर सकते हैं। एंड जो लास्ट में जो हम कोरिलेशन की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे कोरिलेशन की बात तब आती है जब हम जो सपोर्ट कॉन्फिडेंस जो फुलफिल नहीं करता है। सपोज मैंने एक सपोर्ट कॉन्फिडेंस है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम एसोसिएट करते हैं और वो उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, तब हम कोरिलेशन पर आते हैं। तो कोरिलेशन एक अनदर टॉपिक है जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी ये जो बेसिक सी चीज़ें हम डिस्कशन कर रहे हैं, एसोसिएशन माइनिंग, एसोसिएशन रूल एक्सेट्रा। फिर तीसरा है जो क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन फॉर प्रिडिक्टिव एनालिसिस। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं डेटा की और रिग्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो है, तो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंड आउट अ मॉडल दैट डिस्क्राइब एंड डिस्टिंग्विश डेटा क्लास और कॉन्सेप्ट। The model are derived based on analysis of a set of training data। तो यहाँ पे जो सपोज कोई मॉडल है, तो उस मॉडल को हम मीन से बिल्ड कर सकते हैं ट्रेनिंग डेटा या टेस्टिंग डेटा से। तो ट्रेनिंग डेटा और टेस्ट डेटा से, ट्रेनिंग डेटा मीन्स सपोज कोई 100% डेटा है तो 80% डेटा हम ट्रेनिंग में यूज़ करते हैं उस पर्टिकुलर मॉडल को बनाने के लिए, ट्रेन करने के लिए। उसके बाद जब हमारा मॉडल तैयार हो जाता है तो हम 20% डेटा उस पर्टिकुलर मॉडल को हम टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं कि वो हमारा मॉडल पर्टिकुलर जो हमारा डिज़ायर्ड मॉडल है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पे जो सपोज क्लासिफिकेशन, हम डेटा को यहाँ पे क्लासीफाई करते हैं तो कुछ इफ़ देन रूल्स के थ्रू। जैसे यहाँ पे यहाँ पर हम शो करते हैं एज एक्स यूथ। एक्स कोई पर्सन को हम इंडिकेट कर सकते हैं कि पर्सन यूथ एंड इनकम पर्सन हाई। तो यहाँ पे पर्सन यूथ है और उसकी इनकम हाई है, तो उसे हम क्लास ए में रख सकते हैं, उस पर्सन को क्लास ए में। सेम यहाँ पे पर्सन यूथ है लेकिन उसकी इनकम लो है, तो उसको हम क्लास बी में रख सकते हैं। सेम यहाँ पे पर्सन की एज मिडिल है तो उसे हम क्लास सी में रख सकते हैं, और कोई पर्सन सीनियर है तो उसे हम क्लास सी में रख। इस तरह से हम इफ़ देन रूल के थ्रू हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं डेटा का। सेम डिफरेंट टेक्निक ये है, डिसीजन ट्री है। डिसीजन ट्री से भी हम डेटा को क्लासीफाई कर सकते हैं कि एज कोई यूथ है, देन उसकी इनकम हाई है या लो है, तो इस तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। मिडिल है तो सी क्लास। एंड और एक एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया है, न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क से भी हम डेटा को क्लासीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज एज कोई फंक्शन है और कोई इनकम है, तो दो फंक्शन को अप्लाई अप्लाई करते हैं। तो न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट समझने से पहले यहाँ पे कुछ लेयर्स होती हैं न्यूरल नेटवर्क में। जैसे ह्यूमन ह्यूमन में जो न्यूरॉन्स हो जो वर्क करते हैं, सेम यहाँ पर भी न्यूरॉन्स वर्क करते हैं, क्योंकि एक न्यूरॉन्स में बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पे वर्क करते हैं। तो यहाँ पे कुछ लेयर्स वर्क करती हैं। तो सपोज जो पहली जो लेयर है वो इनपुट लेयर कहलाती है, और लास्ट की जो लेयर कहलाती है वो आउटपुट लेयर कहलाती है, और जो बीच की मिडिल लेयर है वो कहलाती है हिडन लेयर। हिडन लेयर मीन्स क्योंकि यूज़र को केवल आगे की लेयर देख सकता और पीछे की लेयर, बीच की लेयर वो नहीं देख सकता, इसलिए इसे हम हिडन लेयर कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ फंक्शन F1 F2 के थ्रू हम जो एज और इनकम का जो वैल्यू यहाँ पे हम पास करेंगे, तो फंक्शन वन जो अलग अलग फंक्शन है उन तीनों फंक्शन को वैल्यू पास करेगा, F3 F4 F5। तो यहाँ पे जो अलग अलग वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट होती है हर एक नोड पर, तो इस तरह से सारी वैल्यू कैलकुलेट कर न्यूरल नेटवर्क में कैलकुलेट होती है। तो ये बहुत अच्छी तरह से, बहुत बारीकी से डेटा को क्लासीफाई करता है न्यूरल नेटवर्क, जो कि इमेज प्रोसेसिंग में ज़्यादातर यूज़ होता है।
इमेज डेटा में न्यूरल नेटवर्क यूज होता है। और फोर्थ स्टेप है क्लस्टर एनालिसिस। Clustering is a process to group similar kind of property object in a unit and dissimilar of different cluster। तो क्लस्टरिंग हम किस तरह से करते हैं कि जो सेम प्रॉपर्टी जो ऑब्जेक्ट रखते हैं उनको हम एक क्लस्टर में बना लेते हैं, या डिफाइन मीन्स एक क्लस्टर उसका बना लेते हैं, और कुछ जो एलिमेंट होते हैं डेटा ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, तो उनका हम एक डिफरेंट क्लस्टर बना लेते हैं। तो इस तरह से सेम ऑब्जेक्ट को हम एक क्लस्टर में कंबाइन करते हैं, और डिफरेंट प्रॉपर्टी के ऑब्जेक्ट्स को हम डिफरेंट क्लस्टर में कंबाइन करते हैं। तो यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं क्लस्टरिंग के, कि द ऑब्जेक्ट आर क्लस्टर्ड और ग्रुप्ड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमाइजिंग द इंट्रा क्लास सिमिलरिटी एंड मिनिमाइजिंग द इंटर क्लास सिमिलरिटी। तो यहाँ पे जो क्लस्टर है, तो एक क्लस्टर के बीच मैक्सिमम इंट्रा क्लास सिमिलरिटी होनी चाहिए, क्योंकि जो इंट्रा क्लास सिमिलरिटी मीन्स जो सपोज 10 ऑब्जेक्ट हैं क्लस्टर में, तो 10 ऑब्जेक्ट के बीच बहुत ज़्यादा या उनकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा सिमिलर होनी चाहिए। और जो दूसरा रूल है मिनिमाइजिंग द इंटर क्लास सिमिलरिटी, मीन्स सपोज एक क्लस्टर है और एक दूसरा क्लस्टर है, तो एक क्लस्टर की जो मैक्सिमाइज इंटर क्लास सिमिलरिटी होना चाहिए, लेकिन जो दूसरा क्लस्टर है तो उस क्लस्टर के जो ऑब्जेक्ट हैं उससे मिनिमम सिमिलरिटी होनी चाहिए, तभी हम दूसरा क्लस्टर फॉर्म करते हैं, मीन्स बनाते हैं। तो ये दो रूल फॉलो होते हैं क्लस्टर में मेनली, जिन्हें आप याद रखिए। फिर थर्ड है दैट इज द क्लस्टर ऑफ ऑब्जेक्ट आर फॉर्म्ड सो दैट ऑब्जेक्ट्स विद इन अ क्लस्टर हैविंग हाई सिमिलरिटी, ओके, इन कंपैरिजन टू द वन another बट आर रादर डिसिमिलर टू ऑब्जेक्ट इन अदर क्लस्टर। तो यहाँ पे सेम बात यहाँ पे रिपीट की गई है कि जो क्लस्टर में जो एक क्लस्टर में जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो हाईली सिमिलर रहते हैं, और जो डिफरेंट क्लस्टर में जो एलिमेंट होता है वो डिफरेंट मीन्स वो उस प्रॉपर्टी को बिलोंग नहीं करते हैं, अलग अलग क्लस्टर अलग अलग प्रॉपर्टी को बिलोंग करते हैं। तो एक क्लस्टर का जो यहाँ पे इस तरह से मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ इस डायग्राम के थ्रू। सपोज ये पहला जो क्लस्टर है इसमें कुछ वेजिटेबल्स हो सकती हैं, तो वो वेजिटेबल्स हो सकती हैं, तो वेजिटेबल क्या है, सेम प्रॉपर्टी को रखते हैं, तो वो हम इस तरह से हम उसको वेजिटेबल के फॉर्म में हम यहाँ पे क्लस्टर बना लिया। दूसरा क्लस्टर है जो कि फ्रूट्स फ्रूट्स का क्लस्टर है, जिसमें फ्रूट्स की प्रॉपर्टी को कंबाइन करते हैं। तो एक हमने फ्रूट्स का क्लस्टर बना लिया, क्योंकि जो वेजिटेबल का क्लस्टर है वो वेजिटेबल की प्रॉपर्टी वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के थ्रू माने अडोप्ट की जाती हैं। तो ये अलग अलग क्लस्टर जो एक ऑब्जेक्ट इस क्लस्टर में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ये फ्रूट का ऑब्जेक्ट है, तो फ्रूट की प्रॉपर्टी को बिलोंग करता है, और ये वेजिटेबल का प्रॉपर्टी को बिलोंग करता है, इसलिए ये जो एलिमेंट्स हैं सारे वेजिटेबल्स के ऑब्जेक्ट्स हैं, और ये सारे ऑब्जेक्ट्स फ्रूट्स के ऑब्जेक्ट्स हैं। और जो अनदर क्लस्टर है, सपोज एक क्लस्टर कोई ड्राई फ्रूट्स या कोई अलग टाइप के एलिमेंट्स को बिलोंग करता है, सपोज ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज ये ड्राई फ्रूट्स के कोई एलिमेंट्स हैं, सपोज काजू बादाम पिस्ता एट्सेट्रा। तो ये जो है क्योंकि ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये फ्रूट्स को बिलोंग नहीं करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज, तो इस तरह से हम क्लस्टरिंग कर सकते हैं। अब ड्राई फ्रूट्स में भी हम अलग अलग क्लस्टरिंग कर सकते हैं, काजू या बादाम या पिस्ता, इस तरह से हम अलग अलग उनका फर्दर हम और क्लस्टरिंग कर सकते हैं। सेम जो वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स का क्लस्टर है, इनको भी हम अलग अलग फॉर्म में कर सकते हैं। कुछ टोमेटो है, कुछ पोटैटो है, कुछ लेडी फिंगर है, तो इस तरह से अलग अलग कुछ सैलड है मीन्स गाजर मूली, तो इनको हम अलग अलग फॉर्म में हम और फर्दर हम इसका क्लस्टरिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्लस्टरिंग समझ गए होंगे कि सेम प्रॉपर्टी के जो ऑब्जेक्ट हैं उनको हम एक क्लस्टर उसका बना लेते हैं, और डिफरेंट प्रॉपर्टी के क्लस्टर को हम डिफरेंट क्लस्टर बना लेते हैं, जबकि उसमें सेम प्रॉपर्टी के ऑब्जेक्ट रहेंगे अलग अलग क्लस्टर।
डेटा माइनिंग टेक्निक्स। तो डेटा माइनिंग एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें अलग अलग टेक्निक्स या अलग अलग मेथड्स यूज़ करते हैं हम, जैसे डेटा वेयरहाउस, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, डेटाबेस सिस्टम, पैटर्न रिकॉग्निशन, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग इज़ ए वेरी न्यू टेक्निक्स और कॉन्सेप्ट, विजुअलाइजेशन, स्टैटिस्टिक्स, एल्गोरिथम्स। तो ये सारी टेक्निक्स हम डेटा माइनिंग में हम यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो थैंक यू गाइस, आई थिंक यू अंडरस्टैंड द होल वीडियो, and if you have any query, any doubt related to this video, so you can write in comment box.